नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है। मेरा मतलब है स्वामी विवेकानंद, हाँ जी। जिन्होंने दुनिया को जगाया। हमारे पास उनके जीवन, उनके विचारों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं, और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इनकी गहराई में उतरें, बिल्कुल। उनके जीवन की कहानी, उनके संदेश का असल मतलब समझें। ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व के असर को महसूस करना है ना। बिल्कुल। और ये समझना भी बहुत खास है कि 1 सदी से ज्यादा हो गया, लेकिन विवेकानंद आज भी इतने प्रासंगिक क्यों हैं? हाँ, ये बात तो है। उनकी बातें सिर्फ किसी धर्म या अध्यात्मता की सीमित नहीं है। हम्म। उनमें गजब की यूनिवर्सैलिटी है, एक सार्वभौमिकता। अच्छा। खासकर जिस तरह उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानने और कर्म यानी एक्शन पर जोर दिया, वो आज भी उतना ही फ्रेश और जरूरी लगता है, शायद पहले से भी ज्यादा। सही कहा। वो माते में एक संत तो थे ही, पर साथ में एक जबरदस्त विचारक और युवाओं के लिए एक प्रेरणा। तो फिर कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, जहां से ये सफर शुरू हुआ। 12 जनवरी 1863, कलकत्ता शहर। जन्म होता है नरेंद्रनाथ दत्त का। हाँ। और जैसा कि हमें पता चलता है, वो बचपन से ही कमाल के बुद्धिमान थे, तेज दिमाग। लेकिन साथ ही उनके मन में एक बेचैनी सी थी, सच को जानने की एक लगातार खोज। बिल्कुल। ये महज बचपना नहीं था शायद, ये उनके पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला सवाल था कि आखिर सच है क्या। हाँ, और उनकी इस शुरुआती खोज को उस समय के माहौल से अलग करके नहीं देख सकते। 19वीं सदी का बंगाल, खासकर कलकत्ता, एक जबरदस्त बौद्धिक और आध्यात्मिक उथल-पुथल का दौर था। हाँ, बंगाल रेनेसां जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, वही। तो एक तरफ तो पश्चिमी शिक्षा, नए विचार आ रहे थे, दूसरी तरफ भारतीय परंपराओं पर नए सिरे से सोचा जा रहा था। अच्छा। ब्रह्म समाज जैसे आंदोलन थे जो मूर्ति पूजा की जगह निराकार ईश्वर की बात कर रहे थे, समाज सुधार की बात कर रहे थे, और वो पारंपरिक हिंदू रिवाजों पर सवाल उठा रहे थे। नरेंद्रनाथ का तेज दिमाग और वो जो जिज्ञासु स्वभाव था, वो इसी माहौल में पल बढ़ रहा था। वो किसी भी बात को बस यूं ही मानने वाले नहीं थे। मतलब तर्क चाहिए था उन्हें। हाँ बिल्कुल, उन्हें सत्य का सीधा अनुभव चाहिए था, प्रूफ चाहिए था। उनकी ये जो तड़प थी, ये बेचैनी, यही उन्हें आखिर में उनके गुरु तक ले गई। ये सिर्फ एक व्यक्ति की जिज्ञासा नहीं थी, ये उस पूरे युग की छटपटाहट थी, आप कह सकते हैं। और इसी खोज के रास्ते पर उनकी मुलाकात होती है रामकृष्ण परमहंस से। ये उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। कहते हैं नरेंद्रनाथ ने रामकृष्ण से भी वही सवाल पूछा जो वो कई और गुरुओं से पूछ चुके थे, पर जवाब नहीं मिला था। क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ। इस सवाल में शायद सालों की तलाश की थकान भी थी, और एक। बिल्कुल। और रामकृष्ण का जवाब, वो नरेंद्र के लिए किसी बिजली के झटके जैसा था। उन्होंने कहा, हाँ देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा साफ। अब सोचिए, नरेंद्र जो तर्क और प्रत्यक्ष प्रमाण के खोजी थे, हाँ। उन्हें पहली बार कोई ऐसा मिला जो ईश्वर के होने की बात किताबों या अनुमानों पर नहीं, बल्कि अपने निजी एकदम डायरेक्ट अनुभव के आधार पर कर रहा था। सही बात है। भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य का रिश्ता तो वैसे भी बड़ा गहरा माना जाता है। गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो अनुभव का रास्ता दिखाता है, शिष्य की अंदरूनी क्षमता को जगाता है। रामकृष्ण के इस सीधे अनुभव वाले उत्तर ने नरेंद्र के मन में जो शक था ना, उसे हिला दिया। ये कोरा विश्वास नहीं था, ये एक अनुभवी व्यक्ति की आंखों में दिखी सच्चाई थी शायद। अच्छा। और यहीं से नरेंद्रनाथ दत्त की स्वामी विवेकानंद बनने की जो आध्यात्मिक यात्रा थी, उसको एक मजबूत नींव मिली, एक दिशा मिली। उनका जो संशय था, वो धीरे धीरे श्रद्धा में बदलने लगा। वाकई ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस पल नरेंद्र के मन पर क्या बीता होगा। इस अनुभव ने तो उन्हें अंदर तक बदल दिया होगा। यकीनन। और इसी मजबूत आध्यात्मिक नींव पर खड़े होकर वो दुनिया को भारत का संदेश देने निकले, जिसकी सबसे शानदार मिसाल हमें मिलती है 1893 में शिकागो, विश्व धर्म संसद। हाँ, शिकागो। वहां का माहौल ही कुछ अलग रहा होगा, है ना? निश्चित रूप से। जरा सोचिए उस सीन को। दुनिया भर से अलग अलग धर्मों के बड़े बड़े विद्वान आए हैं, अपनी बात रख रहे हैं। मंच पर ज्यादातर पश्चिमी देशों का दबदबा है। और फिर एक युवा, गेरुआ कपड़े पहने भारतीय सन्यासी मंच पर आता है। सब शायद सोच रहे होंगे कि वो कुछ मुश्किल से संस्कृत श्लोक बोलेंगे या अपने धर्म को सबसे अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, शायद यही उम्मीद रही होगी। लेकिन वो अपनी बात शुरू करते हैं इन शब्दों से, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। बस। हाँ,
और इन 5 शब्दों में इतनी सच्चाई, इतनी आत्मीयता थी, इतना अपनापन था कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कहते हैं कई मिनटों तक तालियां बजती रहीं। कमाल है। ये सिर्फ एक संबोधन नहीं था, ये भारत का वो जो वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन है ना, कि सारी दुनिया एक परिवार है, उसका जीता जागता सबूत था। उन्होंने पहले वाक्य से ही सबका दिल जीत लिया। और उनका संदेश भी उतना ही पावरफुल था। शिकागो में उनका मैसेज सिर्फ स्वागत तक नहीं रहा, उसका जो कोर था वो था टॉलरेंस, आपसी सम्मान और मानवता की एकता। बिल्कुल। उन्होंने ये बताया कि जैसे सारी नदियां अलग अलग रास्तों से बहकर आखिर में समुद्र में ही मिलती हैं, वैसे ही सारे धर्म अलग अलग नजरिए से एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। हाँ, और इस भाषण का असर फिनोमिनल था, जबरदस्त। अब सवाल यह है कि ये इतना प्रभावशाली क्यों हुआ? हाँ, क्यों? इसके कई कारण थे। एक तो उस समय पश्चिमी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक खालीपन भी महसूस हो रहा था। अच्छा। विवेकानंद ने भारत के वेदांत दर्शन को, मतलब वो विचार कि सब कुछ एक ही परम सत्य का हिस्सा है और हर इंसान के अंदर ईश्वर का अंश है, दिव्यता है, इसे बहुत ही सरल, लॉजिकल और मॉडर्न भाषा में दुनिया के सामने रखा। उन्होंने हिंदू धर्म को कट्टर नहीं, बल्कि एक बेहद सहिष्णु और यूनिवर्सल धर्म के रूप में पेश किया, जो दूसरे धर्मों का न सिर्फ आदर करता है, बल्कि उन्हें सत्य के अलग अलग रास्ते मानता है। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। बिल्कुल। ये पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल बनाने जैसा था। उन्होंने दिखाया कि स्पिरिचुअलिटी कोई पिछड़ी हुई चीज नहीं है, बल्कि वो मॉडर्न लाइफ के साथ चल सकती है और उसे गहराई दे सकती है। हाँ। उनका ये विचार कि हर आत्मा में अनंत शक्ति और संभावना छुपी है, ये लोगों के लिए बहुत एम्पावरिंग था। उन्होंने धर्म को डर या कर्म काउंट से निकालकर आत्मविकास और सेवा का मार्ग बताया। ये बात तो है। उनके विचारों ने सिर्फ उस वक्त ही नहीं, बल्कि आज तक पता नहीं कितने लोगों को रास्ता दिखाया है। उनका एक आह्वान तो जैसे मंत्र बन गया है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। हाँ, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये सुनने में जितना सरल लगता है, इसके मायने उतने ही गहरे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस एक वाक्य में जैसे जीवन का पूरा दर्शन समाया है। यहाँ लक्ष्य का मतलब सिर्फ दुनिया में सक्सेस पाना नहीं है। अच्छा, तो क्या मतलब है? इसका असली मतलब है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी असली क्षमता को, अपने अंदर छुपी हुई दिव्यता को पहचानना और उसे पाना। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उठो यानी अपनी अज्ञानता, आलस्य, कमजोरियों की नींद से बाहर निकलो। जागो मतलब अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने अंदर की अनंत संभावनाओं के प्रति कॉन्शियस हो जाओ। और फिर मत रुको, यानी अपने चुने हुए आदर्श या लक्ष्य की तरफ पूरी लगन से, पूरी दृढ़ता से बढ़ते चलो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। ये कर्म योग का भी सार है। फल की चिंता किए बिना अपना काम पूरी निष्ठा से करते जाना। हाँ। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये जीने का तरीका है। कर्म पर उनका जोर साफ दिखता है। और उन्होंने एक और चीज पर बहुत बल दिया, शिक्षा पर, एजुकेशन। हाँ, बहुत। लेकिन उनकी नजर में शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्रियां या जानकारी इकट्ठा करना नहीं था। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण है, कैरेक्टर बिल्डिंग। बिल्कुल। आज के जमाने में ये बात कितनी जरूरी लगती है? अत्यंत जरूरी। विवेकानंद के लिए शिक्षा वो है जो इंसान बनाए, मैन मेकिंग एजुकेशन, जैसा वो कहते थे। अच्छा, मैन मेकिंग एजुकेशन। हाँ, वो ऐसी शिक्षा चाहते थे जो सिर्फ दिमाग ना भरे, बल्कि इंसान के अंदर साहस लाए, आत्मविश्वास लाए, निडरता, दूसरों की सेवा का भाव, कंसंट्रेशन और सबसे बढ़कर एक मजबूत चरित्र बनाए। चरित्र, हाँ, उनके लिए चरित्र ही सब कुछ था। एक अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति ही तो असल में कॉन्फिडेंट हो सकता है, जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है, समाज के लिए कुछ पॉजिटिव कर सकता है। सही बात है। ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं है, ये मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी है, और ये सीधा उनके आत्मविश्वास और कर्म के संदेश से जुड़ता है। कैसे? जिसके पास चरित्र का बल है, वही सही मायने में आत्मविश्वासी होगा और वही सही दिशा में कर्म करने की प्रेरणा पाएगा, है ना? हाँ, ये तो है। शायद इसीलिए विवेकानंद को सिर्फ एक संत कहना अधूरा लगता है। बिल्कुल। वो वाकई में युवाओं के मार्गदर्शक थे। जैसा कि हमारे श्रोत भी कहते हैं, उनका अपना जीवन, उनके विचार सब इसी तरफ इशारा करते हैं कि असली सफलता आत्मविश्वास और सही दिशा में लगातार किए जाने वाले कर्म से ही मिलती है। हाँ, और यही वजह है कि वो आज भी इतने रेलेवेंट है।
उनका जीवन खुद इस बात का सबूत है। एक साधारण बंगाली लड़का जिसके मन में 1000 सवाल थे, वो अपनी लगन, अपनी खोज, अपने गुरु के मार्गदर्शन और अपने अथक प्रयासों से एक विश्व गुरु बन गया। ये यात्रा दिखाती है कि अगर इंसान में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, आत्मविश्वास हो, तो वो क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल। आज की दुनिया में जहां अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, अकेला महसूस करते हैं या बाहरी दबावों में टूट जाते हैं, विवेकानंद के विचार एक रोशनी की तरह हैं। एकता, सहिष्णुता, हर इंसान का सम्मान, अपनी शक्तियों पर भरोसा करना, ये बातें आज की बिखरी हुई दुनिया में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। हाँ, ये सच है। उनके विचारों को सिर्फ पढ़ना या सुनना काफी नहीं है, उन्हें जीवन में उतारने की जरूरत है। और उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की, जो आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में उनके कर्म योग के सिद्धांत को जी रहा है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें, हमने नरेंद्रनाथ दत्त की सच की तलाश से शुरू किया, फिर देखा कि कैसे स्वामी विवेकानंद के रूप में वो एक वैश्विक आध्यात्मिक नेता बने। हाँ, हमने शिकागो में दिए उनके ऐतिहासिक भाषण को समझा और उसके पीछे जो सहिष्णुता, सम्मान और एकता का गहरा संदेश था, उसे जानने की कोशिश की। बिल्कुल। और हमने उनके कुछ पावरफुल विचारों को छुआ, जैसे उठो, जागो, शिक्षा के जरिए चरित्र निर्माण का महत्व, और ये सब कैसे आत्मविश्वास और कर्म योग से जोड़ा है। बिल्कुल, ये सब बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, है ना? और यहीं से एक सवाल मन में आता है, शायद सीधे तौर पर हमारे स्रोतों में नहीं है, लेकिन विवेकानंद के विचारों की रोशनी में बहुत अहम लगता है। क्या सवाल? उन्होंने शिक्षा के जरिए चरित्र निर्माण पर इतना जोर दिया, मैन मेकिंग एजुकेशन। अगर हम आज के अपनी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम्स को देखें, चाहे वो भारत में हो या कहीं और, तो वो इस आदर्श पर कितना खरा उतरती हैं। सोचने वाली बात है। क्या हमारी शिक्षा वाकई में चरित्र निर्माण कर रही है, या वो सिर्फ जानकारी और स्किल्स देने तक सिमट कर रह गई है? कहाँ हम इस जरूरी लक्ष्य से चूक रहे हैं? या फोकस सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस पर है, व्यक्ति के नैतिक, उसके चारित्रिक विकास पर शायद उतना नहीं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि हम विवेकानंद के इस विजन को आज की शिक्षा में कैसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से शामिल